संपूर्ण भारत के 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रगण जो भी सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत हैं और जो एनसीईआरटी पैटर्न के पुस्तक पर आधारित अध्ययन करते हैं, उनके लिए सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय बेहतरीन और लाजवाब और रोचक अंदाज में आपको लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर है। ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में, यहां तक कि आप आईएएस आईपीएस की परीक्षा अथवा आप पीसीएस की परीक्षा की भी तैयारी में संलग्न है अथवा सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के संलग्न है, आपके लिए लाजवाब बेहतरीन भूमिका निभावेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो कठिन से कठिन विषय, गंभीर से गंभीर विषय को हास्य मजाक के अंदाज में पढ़ाना पसंद करता हूं। आपको हास्य मजाक पसंद ना हो भैया स्किप कर लो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ला, अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन जिसको गंभीर से गंभीर विषय, कठिन से कठिन विषय हास्य मजाक के अंदाज में पढ़ना पसंद हो भैया, आपके लिए यही चैनल है। सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ। लीजिए भैया, मैं इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भाग 2 के तहत आया हूं। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भाग 1 पूरी तरह से सुन लेना आरंभ से अंत तक, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। शुरुआत करता हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्रवाद यूरोप में, हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे फैलने लगी थी, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना कोई एक दिन में निर्माण होने वाली चीज नहीं है। ये कई प्रक्रिया, कई चरण के तहत से गुजरती है। तो मध्य 18वीं शताब्दी में देखिएगा, जो यूरोप में जैसा आज का जर्मनी है, जैसा आज का फ्रांस है, जैसा आज का बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, वैसा नहीं था। वो अलग अलग कैंटोन में बटे हुए थे, अलग अलग वहां पर राजशाही था, अलग अलग क्षेत्र स्वायत्त था और उसकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सोच, अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग अपना विचार ये रहा करता था। तो ये रहा करता था, इसलिए ये राष्ट्रवाद की भावना में एक तरह से ये घातक का काम करता था, राष्ट्रवाद की भावना को फैलने नहीं देता था। तो यहीं पर देखते हैं कि सिर्फ उनमें एक ही कॉमन पॉइंट था, क्या कि वो राजशाही के प्रति या वो सम्राट के प्रति एक भावना से जुड़े हुए थे। लेकिन कोई ए बोलता था, कोई बी बोलता था, कोई सी बोलता था, कोई डी बोलता था, उनकी अपनी अपनी उनकी विचारधाराएं हुआ करती थी। तो और उनकी अपनी पहचान या उनकी अपनी संस्कृति अलग अलग उनकी हुआ करती थी। कोई एक राष्ट्रीय पहचान, उनकी राष्ट्रीय संस्कृति ऐसी दिखती नहीं थी। तो ये उसी समय में धीरे धीरे कुछ बुद्धिजीवी लोग आए, कुछ राष्ट्रवादी आए, कुछ क्रांतिकारी आए, कुछ अलग घटनाएं हुई और तब यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ। उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था। अब यहां पर एक शब्द जान लीजिए जिसको कहते हैं कुलीन वर्ग या मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग होता है, ये कुल शब्द से आया है। कुल शब्द कहते हैं कि इसमें कि जिस वंश से वो आया है। तो कुछ वंश अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, बेहतर मानती है और अपने आप को इलाइट मानती है। तो ये इलाइट मानती है कि हम अन्य से बेहतर हैं। आप अपने गांव समाज में भी देखते होंगे या आप अपने शहर में भी देखते होगा कि कुछ घराना अपने आप को मानता है जब अन्य से अलग है, अन्य से विलग है। और ये कुलीन वर्ग के लोग का रहन सहन, बात विचार, भोजन पानी, ठाठ बाट और ये सब अलग तरह का होता था। ये वैभवपूर्ण विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, या विलासतापूर्ण ना भी कहे तो वैभवपूर्ण जीवन जीते थे और इनका खर्च करने की भी ये बेहतर खर्च करने के भी आदि होते थे। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि कुलीन वर्ग वाले लोग में अहंकार भी था, भीतर में उनकी ठाठ बाट सोच भी थी। उनका एक ये था कि हम गरीब वर्ग से अलग हैं और गरीब वर्ग मेरे सेवा के लिए बने हुए हैं। और इस कुलीन वर्ग को शासन ने कुछ विशेष अधिकार भी दे रखा था। जैसे हम आपको बताते हैं 1980 के दशक में, यहां तक कि मेरे गांव में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको यदि पुलिस भी आती थी तो पहले उनसे पूछ लेती थी कि अमुक व्यक्ति को पकड़ना है, क्या हम पकड़े, और नहीं तो वही व्यक्ति उनको पकड़ करके भेजवा देता था थाना पर। 80 के दशक तक ये एक कोई लिखित अधिकार ना मिला था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह चलन में था। तो कुलीन वर्ग ये था, इसको चूंकि विशेषाधिकार मिला हुआ था इसलिए ये समानता के विरोध में थे, ये समानता के परिपोषक नहीं थे। अब अगला शब्द जो आता है कि समानता के परिपोषक न होने के कारण ये राष्ट्रीय एकता के विचार में बाधक भी थे। लेकिन उदारवादी
युग जब आया तब फिर राष्ट्रीय एकता का विचार ये परिणति के फॉर्म में ये आया। यहां देखते हैं हम लोग को उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। एक शब्द आपने देखा कि उदारवादी शब्द है, ये लिबरल से बना हुआ है, लिबरल लैटिन भाषा का शब्द है। उदारवादी का समान रूप से जान लीजिए कि उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, इंस्पेक्टर राज ना हो, एक छूट आदमी को कुछ करने की, आदमी को कुछ बोलने की, आदमी को कहीं पर निवास करने की, आदमी को व्यापार करने की, वाणिज्य करने की, इन सब में कोई बाधाएं ना हो। हाँ, उस पर कोई शिक्षा संबंधी ये हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा तो उसके लिए उस समय की जो शिक्षाएं होती होगी, नहीं तो अभी एमबीबीएस होना चाहिए। कोई वकील बनना चाहता हो तो उसके लिए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति वकील बन सकता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है उन शिक्षा को धारण करने के बाद। तो उदारवाद हुआ कि किसी भी तरह का उस पर प्रतिबंध नहीं, किसी भी तरह का रोक नहीं, किसी भी तरह का उसको विशेषाधिकार नहीं। तो ये उदार का अर्थ हुआ। लिबरल जो शब्द बना हुआ है, जो आपको लाइबर शब्द से बना है, उसका अर्थ होता है आजाद। तो उदारवाद व्यक्ति के आजादी का परिपोषक है और कानून के समक्ष सबको बराबर मानता है। तो ये उदारवादी निरंकुश या निरंकुशवादी के विरोधी होते हैं। ये व्यक्ति के विशेष अधिकार के भी विरोधी होते हैं और ये चाहते हैं कि कानून के समक्ष सब बराबर हों और सबके लिए मताधिकार मिले। हालांकि कंप्लीट उदारवाद उस समय नहीं आ पाया, क्योंकि नेपोलियन भी था तो उसने क्या किया कि कुछ विशेष वर्ग को ही वोट देने की छूट दिया हुआ था, महिलाओं को पूर्ण छूट न मिली हुई थी। विशेष वर्ग में उनको ही वोट देने का छूट मिला हुआ था, जिसके पास जमीन था, जाल था, अच्छा संपत्ति था, धन था, उनको ही छूट दिए हुए था। आज के जैसे नहीं है हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं भारत में वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं था। और आपने एक और उदारवाद शब्द से मैं आपको बताता हूं कि इससे एक कदम और आगे निकलिए। अब आता है शब्द आर्थिक उदारवाद। यह लिस्ट वर्ड कि इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन केम इन द इंडिया 1991, ये 1991 में आया। ऑन दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज द श्री मनमोहन सिंह। तो उसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उदारवाद लाया। उदारवाद क्या था कि जितनी भी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्त कर दिया जाए। वो सिर्फ एक जगह अपना लाइसेंस लेंगे, एक जगह अपना क्लियरेंस लेंगे और जैसा वो अपना व्यापार वाणिज्य करना चाहते हैं करेंगे एक कानून के तहत, और जो भी लाभ होगा उसमें एक बड़ा हिस्सा देश को भी देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, अन्य टैक्स के रूप में। तो आर्थिक उदारवाद कि बाजार को मुक्त कर दिया जाए, चीजों का आवागमन एक जगह से दूसरे जगह, इसमें बहुत ज्यादा प्रतिबंध ना होना चाहिए, बहुत ज्यादा बंदिशें ना होनी चाहिए। एक समान मुद्रा, नाप तोल प्रणाली, एक समान कानून, ये सब आपको आर्थिक उदारवाद के लिए आवश्यक तत्व था। इसके कारण क्या हुआ कि लोग, व्यापारी वाणिज्य वर्ग, उद्योगपति वर्ग, ये काफी खुश होकर के अपना कार्य करने लगे। इसमें आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई और आर्थिक उदारवाद ही राष्ट्रीयता में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई कि इसमें कि पूरे क्षेत्र में ही व्यापार और वाणिज्य करने की छूट ये मिल गई थी। 1834 में आते आते तक जर्मनी में एक जालबेरी नाम की संस्था बनी थी। जालबेरी नाम की संस्था ये ऐसी संस्था थी जिसमें जर्मन के छोटे छोटे राज्य शामिल थे। उनका कई तरह का उसमें चुंगी लगता था। अब इस जगह से उस जगह जाए तो फिर उसको लगता था एक छोटा सा चुंगी माने टैक्स, फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह जाए फिर 5% टैक्स, तीसरे जगह से चौथा जगह जाए फिर 5% टैक्स। इस तरह का जो टैक्स लगता था तो सामान बहुत महंगा हो जाता था। उसके लिए क्या किया कि इसमें एक ही तरह का शुल्क, जो एक ही तरह का टैक्स, जैसे अभी भी आप देख लीजिए भारत में जीएसटी बन गया जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। अब उसको बहुत ज्यादा तरह की टैक्स नहीं देनी पड़ती है। पहले वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसी को भी आप मूल्यांकन कर सकते हो। उस समय भी जालबेरियन नाम की संस्था बनी, इसने पूरी जर्मनी में एक तरह का टैक्स सिस्टम ये बनाया। ये इससे व्यापारी काफी खुश हुए। इसके बाद शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया। 30 प्रकार की मुद्राएं अलग अलग जगह चलती थी, उसको एक मुद्रा उसको 2 मुद्रा कर दिया। 2 जो चलंत मुद्रा थी। अभी भी आप देखिएगा कि जैसे आप आइए, भारत में रुपया चलता है, आप चले जाइए किसी अन्य देश में कहीं दिनार चलता है, कहीं पर आप देखिएगा नगुल स्ट्रॉम चलेगा। तो इसमें पूरा विश्व क्या किया था, हम लोग डॉलर में लेन देन करेंगे तो एक अच्छा रहता है। अब फिर आगे देखते हैं कि ये आर्थिक उदारवाद
जब पूरे देश में फैला, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा, तो उससे राष्ट्रवाद की भावना भी पनपने लगी और यह आर्थिक लहर जो उठी वो राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाए और इसमें उद्योगपति, वाणिज्य, व्यापारी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। अब आते हैं रूढ़िवाद का आगमन। रूढ़िवाद का आगमन ये हम पहले तो रूढ़िवाद जानना चाहते हैं किसको कहते हैं। सामान्य भाषा में आप जान लीजिए, रूढ़िवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसा दर्शन है कि व्यक्ति अपने पुरानी परंपरा, अपने ख्यालात, अपने विचारधारा उसको मेंटेन करना चाहता है और वो एकाएक परिवर्तन करना नहीं चाहता है, वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करना चाहता है। तो ये है रूढ़िवाद। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको हंसी भी आएगा। अभी भी पुराने पैटर्न में आ गया, अभी भी शादी का यदि रूढ़िवाद परंपरा है कि एक परंपरा जिसमें आपके माता पिता आपके लिए लड़की चुनेंगे, प्राय देखिएगा सौजातीय लड़की चुनते हैं और उसके बाद जो है इसमें देखा सुनी होता है, रिंग सेरेमनी होता है। हम लोग के समय में तो देखने की भी इजाजत नहीं थी, बिना देखे हुए जहां पर बहनोई लोगों ने ठीक कर दिया, माता पिता ने ठीक कर दिया, वहीं पे शादी करनी थी। ये पारंपरिक विचारधारा हुई, रूढ़िवाद विचारधारा हुई। अब आधुनिक विचारधारा क्या होती है? झट मांग निपट बिहार, उसमें फेसबुक देखते रहते हो, व्हाट्सएप देखते रहते हो, जहां पर तुम्हारा सेटिंग हुआ, लाइन क्लियर हुआ, इलू हुआ, वहां पर विवाह कर लिए। इसी को कहते हैं आधुनिकता। हालांकि इसका नुकसान भी अलग है, इसका फायदा अलग है तो नुकसान भी अलग है। न उसमें माता पिता की सहमति लेता है, न अपने बाबा दादा की सहमति लेता है, न अपने परिवार की सहमति लेता है, पट से लव मैरिज कर लेता है। ये ठीक रूढ़िवाद के ठीक हम इसको विपरीत विचारधारा कहेंगे, जिस तरह का इसको स्वच्छंदवादी कहेंगे। तो रूढ़िवादी में था कि ये धीरे धीरे आपको विकास को प्राथमिकता देती है, पुरानी जितनी भी है परंपरा, संस्था, रीति रिवाज, इस पर जोर देती है। इसमें जो रूढ़िवाद थे वो राजतंत्र, चर्च, इसके बाद सामाजिक संस्था, उच्च नीच का जो वर्ग अंतर होता था उसको मेंटेन करना चाहती थी और संपत्ति का भी परिपोषण थी। अब रूढ़िवाद का आगमन कब से हुआ था? देखिए, नेपोलियन आया तो उसने कई तरह का सुधार किया, कई तरह का उसने, हालांकि हम उसको पूर्ण रूपेण उदारवादी नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत निरंकुश की विचारधारा नेपोलियन में भी थी, लेकिन फिर भी उसने कई तरह का, जितना भी क्षेत्र और कई क्षेत्र को उसने जीत करके मिलाया भी अपने फ्रांस में, तो वहां पर भी उसने उदारवादी विचारधारा का एक बीज तो जरूर बो दिया। लेकिन जैसे ही नेपोलियन पराजित हुआ 1815 के आसपास, उसके बाद तो नेपोलियन को कैद में रखा जाने लगा, तो फिर ये रूढ़िवादी विचारधारा पनपने लगी। तो 1815 के आसपास ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये सब जैसी यूरोपीय देश या छोटे इकाई ने नेपोलियन को हराया था। ये सब चाहते थे कि अचानक परिवर्तन ना हो। उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है चार्ल्स मेटरनिक। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसलिए वियना में एक सम्मेलन बुलाया 1815 में, और इस सम्मेलन में उसने यथास्थितिवादी मेंटेन किया। और ये इतना नेपोलियन से खार खाए हुए था कि फ्रांस के कई सीमावर्ती क्षेत्र में उसको स्वतंत्र कर दिया, अलग अलग देश बना दिया, जैसे कि मान लीजिए बना दिया नीदरलैंड, बना दिया बेल्जियम, बना दिया, और अलग अलग क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया। तमाम तरह की जो रूढ़िवादी संस्था थी उसको पुनर्जीवित कर दिया, और वो यथास्थितिवादी था। यथास्थितिवादी को क्या कहते हैं कि जो अपने पूर्व के समय में जैसा था उसी को फिर से मेंटेन किया। उसने नया जो चेंजेस लाया था नेपोलियन, उसको हटा दिया, तिरस्कार कर दिया, चर्च को, पादरी को, इसके बाद आपका कैंटोन को, इन सबको फिर से विशेष अधिकार दे दिया। ये चार्ल्स मेटरनिक ये वियना में सम्मेलन किया था और इसके ही बाद ये शुरुआत हुई। तो फिर आगे क्या हुआ कि 1815 में रूढ़िवादी विचारधारा फिर आ गई, यथास्थितिवादी संस्था आ गई। जो इसका विरोध करे उसको जेल, जो इसका विरोध करे उसको फांसी की सजा, जो इसका विरोध करे उसको कैद, मार देना, प्रताड़ित करना, प्रेस की स्वतंत्रता छीन लगी, आलोचक का कोई स्थान नहीं था, विपरीत विचारधारा का कोई स्थान नहीं था। तो उसी समय जब इतना दबाव हो गया, प्रतिबंध हो गया और इतनी चारों तरफ से घेरा हो गई, तो क्रांतिकारी विचारधारा यहीं पर पनपती है। तो 1815 में उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, पकड़े जाने के डर से, मारे जाने के डर से। तब उन लोगों ने अंडरग्राउंड रह करके अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया, क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाया। और जब सरकार बात नहीं सुनती है तो क्रांतिकारी विचारधारा पनपने लगती है।
उसी समय एक जोसेफ मेज़नी नाम का व्यक्ति जो इटली का था, यह क्रांतिकारी विचारधारा का था, ये कार्बोनेरी संगठन का सदस्य बना। धीरे 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 ये इतना ये चाहता था कि इटली का एकीकरण करे। इटली उस समय 13 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, सबकी अपनी अपनी सोच थी और वो इटली को एकीकृत करना चाहता था। तो ये 1860 में इसका जन्म जेनेवा में इसमें हुआ था और ये कहते हैं कि इसने मार्सेई में यंग इटली का निर्माण किया था और यंग यूरोप का निर्माण भी इसने 1833-34 में किया था। यंग यूरोप में थे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचारधारा रखने वाले, जो क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले थे, जो यथास्थितिवादी के विरोध करने वाले थे, जो निरंकुश पैटर्न का विरोध करने वाले थे, जो उदारवादी ख्यालों के समर्थक थे, वो सब युवा इसमें जुड़ गए। और जोसेफ मेज़नी उसमें एक बेहतरीन लीडर था, लाजवाब वो संगठन करता भी था, वो उसने बनाया। मेज़नी का कहना यह था कि ईश्वर की मर्जी है कि राष्ट्र मनुष्य की सबसे अच्छी प्रकृति की इकाई है, इसलिए इटली को एकीकृत होना चाहिए। इटली ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी एकीकृत होना चाहिए। उसने ही कहा। तो मेटरनिक को यह बात कैसे अच्छा लगे? मेटरनिक तो था, वो अपनी पुरानी परंपरा को मेंटेन करता था, वो निरंकुश विचारधारा का था, वो यथास्थितिवादी था। तो उसने ही कहा था कि ये जितनी संस्था है, ये क्रांतिकारी संस्था, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के दुश्मन है। तो इस तरह से हम ये कि इस भाग में, दूसरे भाग में मैं बहुत जल्दी तीसरा भाग लेकर के आऊंगा। तो इस भाग में हमने आपको ये बतलाया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद उदारवादी विचारधारा क्या है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, फिर हमने आपको यह बतलाया कि रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद का आगमन कैसे हुआ, वियना सम्मेलन क्या हुआ था, वियना सम्मेलन में चार्ल्स मेटरनिक की क्या भूमिका थी, यथास्थितिवादी क्या थे, क्रांतिकारी क्यों पनपे, जोसेफ मेज़नी कौन था, इसने कौन कौन सा संगठन बनाया। आप इस वीडियो को 2 बार सुने, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और मैं बहुत जल्दी आपको तीसरा इसका भाग लेकर के भी हाजिर होऊंगा। और भैया यदि आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय भारत, जय हिंद।